हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रुप नंबर 56 के बारे में बताया था, जो कि ग्रेजुएट का ग्रुप होता है। तो इस वीडियो में हम ग्रुप नंबर 57 के बारे में देखेंगे कि ग्रुप नंबर 57 की क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो ग्रुप नंबर 57 है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन सी उसमें पोस्ट आती हैं। ठीक है। सेकेंड मैं आपको इसमें बताऊंगी कि फॉर फीमेल के लिए इसमें सबसे सुटेबल पोस्ट कौन सी है। थर्ड में आपको इसमें प्रीवियस ईयर पेपर प्लस प्रीवियस ईयर पेपर के साथ प्लस सिलेबस जो ऑफिशियल HSSC ने पिछली बार दिया था हमारा। ठीक है। तो ये सब बातें आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपको वीडियो देखना है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आएगा कि कैसे ग्रुपिंग होती है, क्या क्वालिफिकेशन है, किस लेवल की पोस्ट आती है। और हाँ, मैं इसमें कौन कौन सी चलो वैकेंसी मैं यहीं पे बता दूंगी, कहाँ कहाँ कौन सी पोस्ट है, क्या इसका प्रमोशन है, वो मैं इस पोस्ट में वाले सेक्शन में ही आपको बता दूंगी प्रमोशन क्या होता है इस पोस्ट का। तो लास्ट तक आप टिकेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी वैकेंसी कैसे अच्छी है, किस किस के लिए अच्छी है, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस है, क्या सिलेबस है और क्या प्रीवियस ईयर का पैटर्न था। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ग्रुप नंबर 57 इसको पिछली बार ही बोला गया था, इसमें सारी 12th लेवल की पोस्ट थी। ऐसा नहीं है कि इस बार ग्रुप नंबर 57 ही आएगा, लेकिन 12th लेवल का है ये श्योर है। तो ग्रुप नंबर 57 ये जो होता है वो 12th लेवल की पोस्ट होती है, यानी जिन बच्चों ने 12th कर ली है और 12th से ऊपर उन्होंने कुछ भी कर रखा है वो सब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले इसमें जैसे कि मैं आपको बताऊं कैटेगरी नंबर 76, ये डिपार्टमेंट था फॉरेस्ट, इसमें वैकेंसी आई थी फॉरेस्टर की। ये देखो अच्छी पोस्ट थी, लेवल 5 पे थी। इसमें ये सारी वैकेंसी की डिटेल्स हैं। इसकी क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊं तो क्वालिफिकेशन है 376। ये देखिए, आपने 12th कर रखी हो, चाहे आप आर्ट्स हो, चाहे आप साइंस हो, चाहे आप कॉमर्स है, आपने कुछ भी कर रखा, आपने 12th कर रखी हो और उसमें आपने ये जो इसकी वैकेंसी है ना, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड होता है कुछ, वो आपको पास करना है। जैसे हाइट होती है ये मेल की, ये फीमेल की, आपकी चेस्ट जो होती है वो, इसमें भी ये वाली चेस्ट ये अनएक्सपेंडेड है और ये एक्सपेंडेड है, फुलाने के और बिना फुलाने वाली। तो ये सब इसका क्राइटेरिया होता है। किसका है ये? पोस्ट नंबर 76 का। और कौन कौन सी पोस्ट आई थी? सेल्स क्लर्क की आई थी। अच्छा, ऑल दो क्लर्क का इसमें लेवल 2 दे रखा है, लेकिन ये 2 लेवल बढ़ा करके अब लेवल 3 कर दिया, यानी इसकी बेसिक बढ़ गई है। अब इसकी बेसिक 21,700 हो गई है। और कौन सी पोस्ट आई थी? लास्ट करके आई थी ये। इसमें एक अच्छी पोस्ट है, मैं आपको बताऊंगी आगे जाके। इसके सब इंस्पेक्टर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। इसकी 159 पोस्ट आई थी और इस बार भी इसकी अच्छी पोस्ट आएंगी। और ये हमारे क्लर्क हैं जो वेरियस डिपार्टमेंट में थे, ये भी लेवल 3 पे आ गए हैं अब। और वही थी फीमेल वार्डर की। ये वार्डर की सबसे ज्यादा वैकेंसी आएंगी इस बार ग्रुप नंबर 57 में। बहुत सारी वैकेंसी इसकी खाली है। इसका मैं आपको बताऊंगी क्या जो प्रोफाइल होता है वार्डर का, क्या इसमें काम होता है और इसका नेक्स्ट प्रमोशन क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है। और कौन सी आई थी 12th लेवल पे? ये वार्डर मेल की थी, ये स्टोर कीपर की थी आपकी। ये HSIDC में आपको असिस्टेंट वॉलीबॉल का असिस्टेंट था, ये असिस्टेंट मैनेजर था वॉलीबॉल का आई। आयुष में आपकी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी, टेक्निकल में भी आपकी लाइब्रेरियन की आई थी, और ये HPGC में स्टोर मुंशी की आई थी, और सिविल एविएशन में आपकी स्टोरमैन की आई थी। ये सारी वैकेंसी आई थी आपकी लास्ट टाइम पे 12th लेवल पे। और ये नीचे इन सब की वैकेंसी का क्वालिफिकेशन है कि आपको क्या क्वालिफिकेशन है जो आप इस वैकेंसी में जा सकते हैं। तो ये सब आप यहाँ से पढ़ लेना, जिस जिसके लिए आप एलिजिबल हो उन सब के लिए। कईयों में आपको फिजिकल टेस्ट क्लियर करना होता है, ये फिजिकल उनके जो चेस्ट मेजरमेंट है, मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए वो है। तो ये सब आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है। ये ग्रुप नंबर 57 के बारे में था जिन्होंने 12th कर रखी है। तो ये था आपका ग्रुप नंबर 57 का जो आपका कौन कौन सी पोस्ट आई थी। अगर मैं इसको नट शेल में कहूँ तो ग्रुप नंबर 57 में क्या क्या आते हैं? क्लर्क आते हैं आपके, SI कोऑपरेटिव सोसाइटी में SI की पोस्ट आती है, सब इंस्पेक्टर की, जेल वार्डर की पोस्ट आती है, और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की आती है। ये इसमें नट शेल में मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि ये 12th लेवल की पोस्ट होती है। अब मैं इसमें बात करूंगी आपसे फीमेल के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी है 12th लेवल पे। फीमेल के लिए सबसे अच्छी 12th लेवल पे पोस्ट है क्लर्क की। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसकी एक तो एडवांटेज ये है कि 5 डेज ए वीक होता है। इसमें आपको सिर्फ 5 दिन ऑफिस जाना है, 2 दिन आपका गारंटेड हॉलीडे रहेगा। सैटरडे और संडे आपकी हमेशा छुट्टी रहती है। जो आपके गस्टेड हॉलीडे आएंगे उनसे अलग होती है ये। सैटरडे संडे आपका हमेशा ऑफ रहेगा। सेकंड क्या है? ये आपकी टेबल जॉब है, यानी आपको इसमें फील्ड में कहीं नहीं जाना, आपको ऑफिस में ही जॉब करनी है ये। तो इसकी ये 2 एडवांटेजेस हैं अगर आप फीमेल हो और आपको इन सब में से चूज करना हो तो क्लरिकल। ऑल्दो ये SI कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अच्छी है, सब इंस्पेक्टर है, ये भी अच्छी पोस्ट है। तो ये बस क्या हो सकता है ना, थोड़ी सी फील्ड की हो सकती है इसलिए, लेकिन आपको अगर लगानी हो तो ये आप अपनी चॉइस में रख सकते हो।
जेल वार्डर है, और इसके बाद हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी, इसमें क्या आपका सिलेबस है और क्या इसका प्रीवियस ईयर एग्जाम है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इसमें आपको कई सब्जेक्ट अलग पढ़ने पड़ते हैं, जैसे भारतीय न्यायिक संहिता पढ़नी पड़ती है आपको इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री पढ़नी पड़ती है, एक दो सब्जेक्ट और होते हैं जो आपको इसमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगी कि कांस्टेबल के लिए आपको क्या सिलेबस रहेगा। तो अब मैं बात करूं इनका नेक्स्ट प्रमोशन क्या होता है। क्लर्क का नेक्स्ट प्रमोशन होता है असिस्टेंट बन जाओगे आप। ठीक है, अब बारी आती है एसआई इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। एसआई इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद आप इसमें इंस्पेक्टर बन जाएंगे। और इसकी एक अच्छी एडवांटेज ये है कि अगर आप इसमें छोटी एज में लग गए ना, यानी आप अगर 25 की एज तक आप इस वो जॉब में लग जाते हैं, तो आप रिटायरमेंट होते होते इसमें रजिस्ट्रार तक की पोस्ट तक पहुंचेंगे। और रजिस्ट्रार एक ग्रुप बी की एसपीएससी लेवल की पोस्ट होती है। अगर आप इसकी एज 25 या उसके आसपास है और अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में एसआई लग जाते हैं, तो आप रजिस्ट्रार तक बन जाएंगे, प्रमोशन तक। इतना अच्छा फायदा है इसमें। और क्लर्क में आप लास्ट तक जा जाते हैं, सुपरिटेंडेंट भी बन सकते हैं। हरियाणा पुलिस से अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में अगर आप 20 की एज तक लग जाते हैं, आपकी एज 20 है, उसके आसपास है, 21 है, तो आप लास्ट में डीएसपी तक प्रमोट हो जाएंगे, रिटायरमेंट तक। तो ऐसा नहीं है कि 12th लेवल की पोस्ट है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये छोटी पोस्ट है, इसमें पता नहीं हम कहाँ तक जा पाएंगे। अगर आप ठीक ठाक सी एज में लग जाते हैं तो और आपका रिकॉर्ड पूरा सर्विस में अच्छा रहा, तो आपकी बहुत अच्छी प्रमोशन है लास्ट तक जाते जाते आप। पोस्ट चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ सिलेबस। ग्रुप नंबर 57 का क्या सिलेबस था, किसकी कितनी वेटेज थी। ऑल तो जो ग्रुप नंबर 57 का सिलेबस है वो ग्रुप नंबर 56 के जैसा ही है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। बस चेंज क्या होगा, आपके लेवल का, आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल ठीक रहेगा, और जो ग्रुप नंबर और ग्रेजुएट में आएंगे उनका लेवल थोड़ा सा आप कह सकते हो। लेकिन वैसे लास्ट टाइम ऐसा हुआ नहीं था। ग्रुप नंबर 56 में भी कई ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके बीएससी के 11th-12th के मैथ्स से आते हैं। ठीक है, लिमिट वाला क्वेश्चन था एक, मैं आपको दिखाऊंगी इसमें नीचे। इसके साथ मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी अटैच कर रखा है। तो सिलेबस देखते हैं ग्रुप नंबर 57 का। कॉमन सीनियर सेकेंडरी लेवल है। ये जो 20 नंबर है ये आपने पढ़ रखे हैं अभी तक। इसमें हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा का करंट अफेयर, हरियाणा का एनवायरमेंट, हरियाणा की वेलफेयर स्कीम, ऐसे इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया का लिटरेचर, इंडिया की करंट अफेयर्स जो भी हैं वो सारे 20 नंबर में आएंगे। आपने प्री में उसकी तैयारी की है। ये 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा इसमें, और ये मैं आपको अपने सिलेबस इसमें अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको कराऊंगी। और इसकी मेन बात क्या है, खासियत क्या है मेंस की, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ग्रुप नंबर 56 वाले बच्चों को कि जो एचएसएससी इसमें लिख के देगी वही से पेपर आएगा। ये प्री की तरह नहीं है कि लिखा कुछ है, सिलेबस लिख दिया उसके अंदर के इसने टॉपिक मेंशन नहीं किए, तो आपको ये नहीं पता कि उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़े। लेकिन इसमें वो आपको बताएगा कि जैसे उसने नंबर सिस्टम दिया तो नंबर सिस्टम के अंदर वो टॉपिक मेंशन करेगा कि आपको नंबर सिस्टम में सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो आपको जो टॉपिक मेंशन कर रखे आप वो करते जाइए। आप इसकी पीडीएफ निकाल लेना और ऐसे टिक करते जाना कि जैसे मैंने कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पढ़ ली, फिर मैंने फंडामेंटल पढ़ लिया, वर्ड सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, एक्सेल पढ़ लिया, पावर पॉइंट पढ़ लिया, इंटरनेट पढ़ लिया। ऐसे आप इसके सिलेबस की पीडीएफ पे टिक करते जाइए और इसको एक एक करके आराम से करते जाइए। जो इसमें लिखा वही करना है, इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं करना है। ये प्रूव करा दूंगी मैं आपको आगे इसके एग्जाम में। दोनों बार इसका एग्जाम हुआ, दोनों बार जो इसने लिखा वही सिलेबस में वही आपके पेपर में आपको देखने को मिला। प्री की तरह नहीं है ये अनप्रेडिक्टेबल हो कि पता ही नहीं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब आता है सब्जेक्ट रिलेटेड में जनरल अवेयरनेस, ये आप कहीं से भी पढ़ लोगे, करंट अफेयर की तरह है। ये आता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी में इसने सिर्फ टॉपिक मेंशन किए हैं और आप वही पढ़ना जिसमें जो टॉपिक मेंशन है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैंने स्टैंडर्ड बुक से पॉलिटी पढ़ रखी है। लक्ष्मीकांत एक बुक आती है, अब बच्चों को पता हो, यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं, वहां से मैंने पढ़ रखा है। इसके कंसेप्ट वाइज अच्छे से मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन वे में करा दूंगी, एक एक पॉइंट से जो आपके पेपर के लिए सुटेबल होगा। इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं कराऊंगी। तो आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी में प्रेम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़नी है, फंडामेंटल राइट्स ओनली। इसने लिखा ना आपको सिर्फ ये 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं जो इसने दे दिया, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसमें और क्या आता है, आपके ट्रैफिक रूल्स आते हैं। ट्रैफिक रूल आप इसके लिए आप एक काम करना, जब भी आप बाहर निकलो कहीं भी जाओ तो इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज आप गेन कर सकते हो। जब भी आप रोड पे जाओ तो हर साइन को ऑब्जर्व करना कि आपको पट्टी लगी है, ट्रायंगल के अंदर एक बच्चा दिखाई दे रहा है, उसका मतलब क्या है कि आगे स्कूल है। ऐसे आपको पूरा रोड दे रखा है, रोड को बीच में से छोटी छोटी डोर लगा रखी है, इसका मतलब क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। अच्छा, लाइट आप ऑब्जर्व करना, रेड लाइट किस लिए होती है, येलो किस लिए होती है आपकी, और ऑरेंज लाइट का क्या मतलब होता है। ऐसे ट्रैफिक सिग्नल है, आप जब भी जाओ तो इनको थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना। ये आपको जनरल बिहेवियर से भी ठीक हो जाएंगे अगर क्वेश्चन आसान आया। हाँ, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे कि पेनल्टी क्या लगेगी अगर आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो। आपके पास लाइसेंस नहीं है तो क्या है, आपने हेलमेट नहीं पहना है तो क्या है, अगर आपकी एज 18 से कम है किसी बच्चे की और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उससे कुछ एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। उसके बाद ये फर्स्ट एड वगैरह है, ये तो आप अपने जनरल नॉलेज से भी कर लोगे। फर्स्ट एड में कुछ हो जाए, हैजर्ड्स तो वगैरह आ जाए, क्या करना चाहिए, कि जैसे किसी को रास्ते में मान लो हार्ट अटैक आ गया तो आपको क्या यूज करना है उसके लिए, क्या ये सब है।
और ये आप वेलफेयर स्कीम्स, ये आपने प्री में पढ़ी है तो आप इनको रिवाइज करते रहिएगा कि वेलफेयर स्कीम्स हरियाणा गवर्नमेंट क्या क्या चला रही है। अब है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगी अपने चैनल पे। इसमें इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लाइफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे, LIC पॉलिसी जो आप लेते हो LIC से या कहीं और से बैंक से, फायर इंश्योरेंस क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, एक्सीडेंट मोटर इंश्योरेंस क्या होता है, फार्म क्रॉप इंश्योरेंस, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया था। अच्छा, इंश्योरेंस के क्या रोल है, एजेंट का क्या काम होता है, उसमें एजेंट बनने के लिए क्या प्रोसीजर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था पिछली बारी। लाइसेंस हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि जैसे आपने कोई पॉलिसी ले रखी थी, किसी को कोई दुर्घटना हो गई, आपको उस पॉलिसी का क्लेम करना है, तो कई बारी पॉलिसी वाले आपको मना कर देते हैं या बहुत ज्यादा घुमाते हैं, तो उसके प्रोसीजर होते हैं कोर्ट में जाने के लिए। पहले आप किस कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद आप किस कोर्ट में जाएंगे, कितना टाइम के अंदर अंदर LIC को या किसी और कंपनी को आपको जवाब देना होगा, कितने टाइम के अंदर आपको वो पैसा मिल जाएगा, कितना आपको वो पैसा मिलेगा, और अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। देखो, जब आप यहाँ से जब इंश्योरेंस पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि आप इसको फिर डेली लाइफ में भी रिलेट करके देखिएगा। अब मैं आपको इतनी हिडन पॉलिसीज बताऊंगी कि जो पॉलिसी वाले हमें कभी बताते ही नहीं है जब हम पॉलिसी कराते हैं। तो जब आप मेरे चैनल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी सारी ऐसे हिडन रूल्स होते हैं जो आपको बताए नहीं जाते। तो आप जब भी पढ़ने के बाद कहीं से पॉलिसी लें तो आप उनसे एजेंट से क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, ये वाले जो मैं आपको इंश्योरेंस पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी। ये जनरल इंटेलिजेंस है, इसको रीजनिंग बोलते हैं, ये आप लोग खुद कर लेंगे। इंग्लिश है, ये आपकी इंग्लिश और हिंदी बहुत आसान आती है, दिखाऊंगी मैं आपको, उसको आपको इतना बर्डन लेने की नीड नहीं है। प्री में मुश्किल आती है हिंदी, लेकिन इसमें बहुत ईजी आती है। ये मैथ्स है। अच्छा देखो, मैथ्स में क्या करना है, आप सिलेबस निकालेंगे तो सबसे पहले आप जैसे लाइन से चलेंगे। आज मुझे नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम में जो इसने बोला वही पढ़ना, होल नंबर बोल रखा है तो होल नंबर पढ़ना, डेसिमल पढ़ना, फ्रैक्शन पढ़ना और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स पढ़ना। इतना करके आपको कुछ नहीं पढ़ना, दैट मीन्स आपका ये पार्ट फिनिश हो गया। उसके बाद बारी आती है अर्थमेटिकल ऑपरेशंस की। इसमें आप परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, जो भी इसने बोला, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सर, टाइम एंड वर्क, ये करना, यानी आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। मेंसुरेशन इसमें ठीक आता है, ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। पिछली बारी मेंसुरेशन से मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहा, शायद रेगुलर पैरेललोग्राम का था, उसके 3 उसने वो दे रखे थे एजेस, और 4th आपसे पूछा था कैसे करते हैं। तो ये जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, टिक 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 टिक, और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। एल्जेब्रा में आपके यही आइडेंटिटीज आती है बेसिक, जैसे A+B का होल स्क्वायर क्या होगा, A+B+C का होल क्यूब क्या होगा, ऐसे लीनियर इक्वेशन के बारे में आ जाता है छोटा मोटा क्वेश्चंस। ज्योमेट्री में जो इसने बोला आपको सिर्फ उतना ही करना है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से पिछली बारी क्वेश्चन आया था, साइन थीटा कोस थीटा की कोई वैल्यू दे रखी थी, मैं आपको दिखाऊंगी नीचे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये 10th क्लास की बुक में चैप्टर है, एज इट इज। बस आप क्या करना है, NCERT के वो दोनों चैप्टर कवर कर लेना, आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा। कहीं इसे इधर उधर भटकने की आपको नीड नहीं है, और उसी में से ही क्वेश्चन आएगा। इसमें बोला ना, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी। हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास की NCERT से पढ़ना, और ट्रिग्नोमेट्री भी आप वहीं से पढ़ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी भी बहुत आसान आएगी, ये हिंदी का सिलेबस है। अब ये हरियाणा इकोनॉमी है। हरियाणा इकोनॉमी आपको मेरे चैनल पे पढ़ाई जाएगी। मैंने एक सर है, उनसे बात करी है, उन्होंने UPSC लिखा हुआ है, वो आपको हरियाणा इकोनॉमी पढ़ाएंगे, और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ाएंगे वो यहाँ पे। और वो अभी HPSC के थ्रू सिलेक्टेड है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप मेरे चैनल पे अच्छा कंटेंट दीजिए स्टूडेंट को। तो इसमें जो जो लिखा है उसे हम वही पढ़ेंगे। जैसे नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे, पिछली बार नाबार्ड से क्वेश्चन आया था भाई। MSME उद्योग क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। MSME में आपको कितने पैसों से आप MSME माइक्रो स्मॉल बिजनेस कर सकते हैं, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना आपकी कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए, माइक्रो के लिए कितना होना चाहिए, स्मॉल के लिए कितना होना चाहिए, मीडियम के लिए कितना होना चाहिए, ये सब इसमें पढ़ेंगे हम। अच्छा, सेज के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा में कितने सेज हैं, क्या सेज का काम होता है, MNC जो कंपनी होती है उनका ग्रोथ क्या है, क्या उनका रोल है, HSI IDC क्या होती है, HFC क्या होती है, हैफेड क्या होता है, और ये खादी उद्योग क्या होते हैं। हरियाणा का बजट ये आप रिवाइज करते रहिएगा, सेम है जो आपने अभी पढ़ा है उसके लिए, ठीक है। हरियाणा में ऐसे इनकम क्या है, पॉपुलेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो, इन सब के बारे में, हरियाणा इकोनॉमी में क्या रोल है इनका, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था पिछली बारी। एग्रीकल्चर क्रेडिट में ये जो एग्रीकल्चर फाइनेंस होते हैं ये क्या होते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट में आपने देखा होगा कभी आपने पढ़ी होगी भावांतर भरपाई योजना, ऐसे फसल बीमा योजना, तो वो सारी फाइनेंस, अगर आपकी फसल मर गई तो आपको कैसे कैसे क्लेम करना अपने पैसों का, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये है ना इकोनॉमी में। रूरल मार्केटिंग का अच्छा खासा वेटेज था, 10 से 12 क्वेश्चन थे रूरल मार्केटिंग के। तो ये आपको अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको करा दूंगी, इसकी मैं श्योरिटी नहीं दे रही क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतने सारे टॉपिक है तो एक साथ हो नहीं पाएंगे। अगर मुझे टाइम लगा तो मैं आपको रूरल मार्केटिंग अपने चैनल पे करा दूंगी। रूरल मार्केटिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि हम सब जो है वो कहीं ना कहीं रूरल एरिया से कनेक्ट हैं। तो इसमें बहुत सारी बातों के बारे में आप पढ़ेंगे कि जैसे पेप्सी कोका कोला है, ये कंपनी क्या करती है, ये ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है लेज की। आपने देखा होगा लेज के पैकेट का साइज बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर जब आप लेज देखेंगे तो गिने उतने 4-5 निकलते हैं। अच्छा, जो पेप्सी है वो चाहती है कि मेरी रीच गाँव तक पहुंचे, तो वो क्या करती है, आपको पता है कि गाँव में इनकम लोगों की कम है तो वो चीजें नहीं खरीदते, तो वो क्या करती है 5 रुपए की छोटी बोतल निकाल देगी पेप्सी कोका कोला के नाम से, ताकि उसकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो रूरल एरिया तक पहुंचे।
अच्छा लक्स साबुन है, ऐसे कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर है, तो वो क्योंकि वो गांव तक भी पहुंचे हुए हैं। तो आप यहाँ से सीखेंगे कि रूरल मार्केटिंग में किस तरीके से कंपनी अपना सेटअप करती है, क्या कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को सबसे लोवेस्ट तक पहुंचा पाए, क्या उसके वहां तक पहुंचने के चैनल्स होते हैं, और क्या क्या हम उसमें प्रमोशनल मेथड यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार आजकल लोग बाइक पे स्पीकर लगा के आते हैं, कभी आपको ऐसे गाँव में एक मेला लगता है, हट होती है छोटी छोटी, वहां पे ऐसे प्रदर्शनी में दिखाया जाता है, एक बड़ी सी एक जिप्सी आएगी, उसमें बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, वो आपको दिखा रही होती है, गाँव में चक्कर लगा रही होती है, और वो आपको दिखा रही होती है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। तो ऐसे आपको बहुत सारे प्रमोशन क्या होते हैं। अच्छा प्राइसिंग वो गांव की किस आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे इसमें एबीसी के माध्यम से, कि जैसे आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उसकी प्राइसिंग आपने इतनी रखी है, आपने उसकी कॉस्ट प्राइस निकाली, मार्जिनल कॉस्ट उसमें से निकाली, तो आपको क्या क्या देखना होगा। आपको गांव में उसको चीज को सेल करना है, आपको अगर शहर में सेल करना है तो क्या क्या करना होगा। तो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो बच्चे कॉमर्स के हैं तो उनको तो मुझे लगता है ये पीस ऑफ केक ही लगेगा, उनको तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये वाला। क्या क्या आपको चीजों को सेल करते वक्त जो आपका कंज्यूमर है उसके बिहेवियर को क्या नोट करना है, किस टाइप की चीजें वो चाह रहा है, सेगमेंटेशंस क्या होती हैं रूरल मार्केटिंग की, तो ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसने क्या किया है ना, यूपीएससी के बच्चे जो एनवायरमेंट पढ़ते हैं ना, उसका इंडेक्स इन्होंने उस बुक का एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ठीक है, तो इसको आपको घबराना नहीं है। सर से ही मैंने रिक्वेस्ट की है जो आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे कि सर यहाँ पे आप इस ये वाला टॉपिक भी आप मेरे चैनल पे करा देना, एनवायरमेंट स्टडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपको इसमें सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि ऐसे डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है आपका, फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है आपका, मरीन पोल्यूशन क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन क्या होता है। अच्छा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गीला कचरा, सूखा कचरा, सोशल इश्यूज क्या होते हैं एनवायरमेंट को लेकर के, हमें एनवायरमेंट को अच्छा करने के लिए हमें क्या क्या एथिक्स यूज करने चाहिए, क्या क्या एक्ट है हमारे इसमें इससे रिलेटेड, और हमारी क्या क्या इसके अंदर संधि है। वाटर प्रिवेंशन एक्ट क्या था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या था, क्या हम उसकी पब्लिक अवेयरनेस हम क्या चला सकते हैं कि हमारा एनवायरमेंट बचा रहे। ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ है क्या, इसका रोल क्या है हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आजकल ह्यूमन हेल्थ के अंदर। तो ये सब एक्ट के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे अच्छे से। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप इसको पढ़ेंगे। ये इसमें डिजास्टर कोई भी डिजास्टर हो सकता है, वो मैन मेड डिजास्टर भी हो सकता है और नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है। तो मैन मेड डिजास्टर जैसे आपने पढ़ा था भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने पढ़ी होगी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो वो एक मैन मेड डिजास्टर था। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर होते हैं जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ये क्या है नेचुरल डिजास्टर है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल देखो जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल गए, ग्लेशियर पिघलने से एकदम से बहुत सारा आपकी वहां बाढ़ आ गई है। तो ऐसे डिजास्टर पढ़ेंगे, क्या हम उसको स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं उसको रिड्यूस करने की। एनडीएमए एक्ट क्या होता है, पिछली बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, सबसे पहले हम इसमें एनडीएमए एक्ट ही पढ़ते हैं। क्या उसके रोल हैं, क्या उसकी धाराएं होती हैं, किस किस तरीके से उसके चेयरमैन होते हैं, पीएम किसका चेयरमैन होता है, आपके दूसरे एसपी वगैरह डीसी वगैरह किसके किसके चेयरमैन होते हैं, क्या क्या उनके रोल होते हैं। एनजीओ का क्या रोल होता है, कहीं पे बाढ़ वगैरह आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो एनजीओ के क्या क्या रोल होते हैं। एज ए कम्युनिटी, एज ए पर्सन आपके क्या रोल हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। आर्म फोर्सेज क्या होते हैं, हरियाणा में कौन सी बटालियन है, कहाँ पे है, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कौन कौन से हैं, पुलिस का क्या रोल है इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सब हम इसमें करेंगे। तो ये सिलेबस है इसका। चलिए मैं आपको इसका लास्ट टाइम का पेपर दिखाती हूँ। देखो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये 11th क्लास के लिमिट से क्वेश्चन है। एक आधा क्वेश्चन ऐसे आ जाता तो घबराने नहीं आपको देख के। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, डेट लॉग कब आता है। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, राज्यसभा में का मेंबर बनने के लिए आपको क्या एज होनी चाहिए। ये देखो ये आ गया ना, हरियाणा इकोनॉमी का क्वेश्चन है भैया, फसल बीमा योजना हरियाणा इकोनॉमी। ठीक है, ये भी आपका हरियाणा इकोनॉमी से है। ये कंप्यूटर है आपका, और मैं आपको दिखाऊं, ये देखो फंडामेंटल राइट उसने सिलेबस में मेंशन कर रखा है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछ रखा है। ये कंप्यूटर है आपका। ये रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन, देखो पढ़ो किस टाइप का क्वेश्चन आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल मार्केटिंग मिक्स। रूरल मार्केटिंग जब पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार के मिक्स होते हैं, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्राइस। तो ये उसके अंदर नहीं होता रूरल मार्केटिंग मिक्स के अंदर, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है आपका, एनवायरमेंट के अंदर हम इसको साइंस पढ़ेंगे। ये भी रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन है कि कंज्यूमर्स बिहेवियर के क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसको। तो एनवायरमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है, कल्चरल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है ना कि जैसे आपने कोई चीज खरीदी, आपके आसपास वाले भी उसी चीज को खरीद रहे तो आपकी साइकोलॉजी सेट हो जाएगी, आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि मुझे भी यही लेना चाहिए। कल्चरल फैक्टर क्या होता है, कल्चरल फैक्टर में मान लो जैसे कोई कम्युनिटी है वो क्या करते हैं, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस ज़्यादा रहते हैं, तो कंपनी क्या करेगी, अपने नॉन वेज के प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रमोट करेगी, क्योंकि इस कंपनी ने क्या कर लिया ना, वहाँ का कल्चरल देख लिया कि यहाँ किस टाइप का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, तो इसको कल्चरल फैक्टर कहते हैं। एनवायरमेंट फैक्टर है कि कहाँ कहीं लोग क्या करते हैं, गर्म हो जाता खाते हैं, कहीं गर्मी है तो वहाँ ठंडे को प्रेफर करते हैं, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। तो ये रूरल मार्केटिंग में आप पढ़ेंगे फैक्टर्स को। तो मैं आपको और क्वेश्चन दिखाऊँ यहाँ पे, ये सी लैंग्वेज का क्वेश्चन था। ये तो आपको एशियाटिक सोसाइटी, ये इंडियन हिस्ट्री में से ये क्वेश्चन है। एक आधा तो क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको अपने लेवल पे हैंडल करना ही पड़ेगा। ये इंश्योरेंस का है,
ये आपका हरियाणा इकोनॉमी से चिरायु हेल्थ इंश्योरेंस। ये रूरल मार्केटिंग का देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, एक चैलेंज क्या रूरल मार्केटिंग में, ठीक है। तो कौन सा चैलेंज है, तो आप देख के ही बता दोगे रूरल में क्या होता है, लिटरेसी रेट कम होता है। ये फिर से रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन है, ये हरियाणा इकोनॉमी से है आपका। देखो ये आ गया आपका, ये इंश्योरेंस पोर्शन से क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस की जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है वो कितने मंथ की होती है, 6 मंथ। 6 मंथ के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा लर्नर। ये रूरल मार्केटिंग का है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी अपने, आप वहां से इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखो ये नाबार्ड एग्रीकल्चर, तो इसकी इसने क्या पूछा था, इसने एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा था, तो 1982 12 जुलाई 1982। ये आपका ईवीएस से क्वेश्चन है भाई, एनवायरमेंट साइंस से, ठीक है। इसका जो है वो साइंटिफिक नाम क्या होगा, एनवायरमेंट से क्वेश्चन है ये आपका। ये भी आप एनवायरमेंट और जोग्राफी से भी कह सकते हो आप, मतलब जोग्राफी से ज्यादा रहेगा ये क्वेश्चंस। देखो ये रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन है। इंश्योरेंस का मैं आपको एक आधा और क्वेश्चन दिखाऊंगी, मुझे दिखेगा तो। ये भी रूरल मार्केटिंग है। ये हरियाणा इकोनॉमी है। और दिखाती हूँ आपको, ये रूरल मार्केटिंग है। रूरल डिमांड जनरली, रूरल डिमांड क्या होती है, सीजनल और इरेगुलर होती है, कोई परमानेंट नहीं होती, कोई रेगुलर नहीं होती, कोई कंटिन्यू होती, सीजन के अकॉर्डिंग चीजें खरीदते हैं लोग। ये एमएसएमई सेक्टर मैंने आपको बताया था, देखो इसके बारे में इसने पूछ लिया कि आपको एमएसएमई में माइक्रो के लिए कितना टर्नओवर चाहिए, तो माइक्रो के लिए आपको लेस देन 5 करोड़ होना चाहिए। देखिए ये मैथ से था, एक पैरेललोग्राम था, उसके उसने 3 वर्टाइसिस दे दी थी और आपसे 4th वर्टाइसिस पूछा था। ये हेली नेशनल पार्क, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर उसने पूछा हुआ है आपसे। ये रीजनिंग है। ये रहा रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन। ये आपकी हरियाणा जी के, ये ईवीएस से है भाई, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। रीजनिंग आसान है, आप कर लेंगे रीजनिंग। सी लैंग्वेज, नेक्स्ट और दिखाऊं तो मैं आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशंस, ये हरियाणा उसे रूरल ये हरियाणा इकोनॉमी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन दिखा देती हूँ क्या कैसे क्वेश्चन थे। देखो हिंदी और इंग्लिश कितनी आसान है, दोनों एक साथ दे रखी है उसने। ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है और ये आपकी हिंदी लैंग्वेज है। बहुत आसान है। संधि के कितने भेद थे, किला के मूल रूप को क्या कहते हैं, मधु का आपको वो बताना है, अर्थ बताना है, कठिनाई से मिले जिसको, स्वाधीन का विलोम क्या होगा, पराधीन। ये आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा लग सकते हैं, लेकिन अदरवाइज सारे क्वेश्चन ठीक थे, बहुत ही आसान थी हिंदी और इंग्लिश इसकी, वॉइस और नरेशन से थे। तो चलिए ये था आज का सेशन। मैंने आपको कोशिश की है पूरा बताने की 57 में कौन सी वैकेंसी आई, क्या पेपर था, क्या उसका सिलेबस रहेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ग्रुप डी पे दूंगी, ग्रुप डी का क्या सिलेबस है, क्या वैकेंसी आई है, कौन सा पोर्शन कितने का आता है। तो और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रही है, आपको समझ आ रही है मेरे समझाने के तरीके से, तो जो बच्चे कंफ्यूज हैं, जिनको कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा मटेरियल मिल रहा है, तो वो चाहते हैं कि मुझे एक जगह से ही सब कुछ पता चल जाए, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर किसी को सच में नीड है और वो कंफ्यूज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।